गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 पढ़ेंगे। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। चलिए पहले इनको समझते हैं। ठीक है, पूरा एएस पढ़ेंगे और एएस पढ़ के फिर हम लोग इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। आपको ये समझा दें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर आप डायरेक्ट एएस से नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको एक ब्रीफ आइडिया तो आ जाएगा, लेकिन आपको इसके पैरा याद नहीं होंगे। ये जो एएस होते हैं ये एक तरह से बायलॉज होते हैं, एक्ट की तरह काम करते हैं। तो आपने, मेरी पर्सनल एडवाइस हमेशा ये रहती है कि आप इसे डायरेक्ट सोर्स से पढ़ें। कई फैकल्टीज़ क्या करते हैं, समझा देते हैं। समझाना अलग है, समझा तो आप बिना एएस पढ़े भी समझ जाएंगे, बट होगा क्या जब आप प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में और आगे जाएंगे, फाइनल लेवल पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एक एक वर्ड का मीनिंग आना चाहिए। प्रैक्टिकल जब आप जाएंगे, प्रैक्टिकली अपनी प्रैक्टिस करेंगे या कोई प्रोफेशनल सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एएस किस पैरा में क्या लिखा था। इसलिए हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि आपको बेयर एक्ट से, जो बेयर एएस हैं उनसे समझाया जाए, फिर उसको लिंक किया जाए आपके क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ रहे हैं AS4। ये AS4 किसका है? कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स occurring आफ्टर बैलेंस शीट डेट। कंटिंजेंसीज आप जानते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशंस जो अभी हुई नहीं है, ऐसी इंफॉर्मेशन जिनकी अभी हैपन नहीं हुई है बट भविष्य में हैपन होंगी, तो उनकी आपको जब नॉलेज हो गई है तो आप उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज अ डिस्क्लोजर या एज अ इफेक्ट उसे दें। फ्रेंड्स, AS4 पहले आया था, तो उस टाइम जब AS4 पहले आया था उस समय एएस कंटिंजेंसीज में सारी कंटिंजेंसी ली जाती हैं। अभी AS29 आ गया है। ठीक है, और AS29 किस चीज़ के लिए है? AS29 है कंटिंजेंट प्रोविजन, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स। ठीक है, AS29 आया है, उसका नाम जो दिया है वो बता देते हैं। AS29 आया है प्रोविजन, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स। तो जब से AS29 आ गया है तब से इस कंटिंजेंसी का स्कोप बहुत कम हो गया है। अब ये कंटिंजेंसी सिर्फ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या ऐसी कंटिंजेंसीज को कवर करते हैं जो आपकी AS29 में कवर नहीं होती है। मतलब कहना ये चाहते हैं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अभी भी AS4 से ही गवर्न होती है। क्लियर है? नाउ हम बात करते हैं इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो आपकी बैलेंस शीट डेट नॉर्मली हर कंपनी की 31 मार्च होती है और बैलेंस शीट अप्रूव्ड होती है डायरेक्टर रिपोर्ट में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स में ये बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या होते हैं? अप्रूव्ड होते हैं। अगर ये 31 मार्च है तो नॉर्मली ये अगस्त या सितंबर में होती है। तो उनका कहना है कि इस पीरियड में, ड्यूरिंग दिस पीरियड, अगर कोई ऐसी इवेंट्स हो रही हैं और ऐसी इवेंट जिनका इम्पैक्ट
या डिस्क्लोजर हमें 31 मार्च के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना है, तो वो कौन कौन सी इवेंट होगी। अब मैं इसका एक एग्जांपल सिंपल देता हूँ जो इसमें कवर्ड होता है। प्रोपोज डिविडेंड है। प्रोपोज डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है? 31 मार्च के पहले होता है कि 31 मार्च के बाद होता है? 31 मार्च के बाद ही होता है ना। कंपनी जब बुक्स बना लेगी तभी तो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। अब प्रपोज डिविडेंड हम 31 मार्च की बैलेंस शीट में शो करते हैं, तो ये भी एक तरह से इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट आता है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दिया आपको। अब इसको थोड़ा बेयर एक्ट से पढ़ते हैं, इसके बाद फिर इसे करेंगे। चलिए, दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द ट्रीटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंटिजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। यहाँ पर इन्होंने एक लिखा हुआ है, फॉलोइंग सब्जेक्ट में रिजल्ट इन कंटिजेंसी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ स्टैंडर्ड इन व्यू ऑफ स्पेशल कंसिडरेशन एप्लीकेबल टू दैम। ये आपका इस एएस से कवर नहीं होता है। और फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखना है जो कवर नहीं होता है, लाइक लायबिलिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस कंपनी की जो लायबिलिटीज हैं वो AS4 से कवर नहीं होती हैं। ऑब्लिगेशंस अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये AS15 से गवर्न होती हैं। कमिटमेंट अराइजिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट, ये AS19 से गवर्न होती है। ठीक है, चलिए अब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं। 3.1, अ कंटिजेंसी इज अ कंडीशन और सिचुएशन। A contingency is a condition or situation, the ultimate outcome of which, gain or loss, will be known or determined only on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events। तो कंटिजेंसी क्या है? कंटिजेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसका आउटकम कब पता चलेगा? जो कोई फ्यूचर में इवेंट होगी या नहीं होगी उससे पता चलेगा, तभी तो वो कंटिजेंसी है। अगर इवेंट अकर हो गई है तो वो कंटिजेंसी कहाँ रही? फिर तो हो गया। दूसरा, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट आर दोज सिग्निफिकेंट इवेंट बोथ फेवरेबल और अनफेवरेबल। मतलब कंपनी के बेनिफिट की भी है और कंपनी के बेनिफिट की नहीं भी है। दैट अकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैंने बताया ना कि बैलेंस शीट डेट से 31 मार्च से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग तक में जो भी इवेंट्स हो रही हैं उनमें से देखना होता है कि किसका हमें डिस्क्लोजर देना है और किसका हमें इम्पैक्ट दिखाना है। In case of company and by corresponding approving authority in case of other event, 2 types of event can be identified। अब हम दो तरीके की इवेंट हैं। एक ऐसी इवेंट जिनका हमें अपने बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट करना है और एक ऐसी इवेंट जिनका हमें बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट नहीं करना है। तो अब इस पे देखते हैं ए और बी। दोज विच प्रोवाइड फर्दर एविडेंस दैट एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट। तो यहां पर अब इवेंट्स में दो इन्होंने बता दी हैं। इवेंट्स में हमें दो इवेंट्स बताई हैं। पहली इवेंट्स क्या है? दोज विच प्रोवाइड फर्दर evidence of conditions that existed at the
बैलेंस शीट डेट, मतलब वो बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती थी, हमें पता बाद में चला। दूसरी कंडीशन, दोज विच आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशंस that arose subsequent to the बैलेंस शीट डेट। सब्सिक्वेंट का मतलब जो बाद में हुई है। ऐसी दो कंडीशंस होती हैं। अब जो पहली कंडीशन है, इनमें हम सिचुएशन के हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं। चलिए पैरा 4 पढ़ते हैं, कंटिजेंसी के लिए। कंटिजेंसी क्या होती है आपको पढ़ने से समझ में आ गया है। कंटिजेंसी इज रिस्ट्रिक्टेड टू कंडीशन और सिचुएशन द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ विच इज डिटरमाइंड बाय फ्यूचर इवेंट्स विच मे और मे नॉट अकर। पैरा 5 क्या है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। पैरा 5 है हमारा, पैरा 4 कंटिजेंसीज को डिफाइन करता है। पैरा 5 हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ऑफ कंटिजेंट लॉसेस, यहां पर अब दो डिफाइन कर दी, कंटिजेंट लॉसेस के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है जी, तो इसमें पैरा पढ़ते जाए। 5.1 The accounting treatment of contingent losses is determined by expected outcome of the contingency. If it is likely that a contingency will result in a loss, then it is prudent to provide for that loss. अगर हमें पता है या हमें लग रहा है कि इससे हमें लॉस होगी तो उसकी प्रोविजन बना दीजिए। अब आगे आ जाए। The estimation of the amount of the contingent loss is to be provided for in the financial statement may be based on the information referred in the paragraph 4.4। तो पैरा 4.4 भी पढ़ते हैं। ऊपर देखिए लिखा हुआ है the estimates of the, ये पैरा 4.4 है। The estimates of the outcome of the financial effect of the contingencies are determined by judgment of the management of the enterprises। जो मैनेजमेंट है उसके जजमेंट पे रहेगा कि भाई वो क्योंकि वो कंपनी का मालिक है, ओनर है, तो उसे पता रहेगा कि भाई ये इससे हमें कितनी लॉस हो सकती है। द जजमेंट इज बेस्ड ऑन कंसिडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल अप टू द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड एंड विल इंक्लूड अ रिव्यू ऑफ इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट supplemented by experience of similar transactions and in some cases report from independent expert। तो ये सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप अमाउंट देखेंगे कि कितने का हमें प्रोविजन बनाना है। 5.3 पढ़ते हैं। इफ देयर इज अ कन्फ्लिक्टिंग और इनसफिशिएंट एविडेंस फॉर एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कंटिजेंट लॉस, अगर हमें सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है, तब हम क्या करें। डिस्क्लोजर इज मेड ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ कंटिजेंसी। तब हम अपनी बैलेंस शीट में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक डिस्क्लोजर भेज दें कि भाई ऐसी कंटिजेंसी इस बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती थी। क्लियर है। 5.4 पढ़ते हैं। अ पोटेंशियल लॉस टू द एंटरप्राइजेज मे बी रिड्यूस्ड और अवॉइडेड बिकॉज अ कंटिजेंट लायबिलिटी इज मैच बाय अ रिलेटेड काउंटर क्लेम और क्लेम अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। अब सपोज कर लीजिए मैंने किसी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदा और मैंने वो प्रोडक्ट दूसरे कस्टमर को बेचा। वो प्रोडक्ट फॉल्टी था, उस कस्टमर ने मुझ पे केस कर दिया। तो प्रोडक्ट तो मैंने मैन्युफैक्चर नहीं किया, तो मैं क्या करूँगा, बैक टू बैक केस कर दूंगा कंपनी पर। तो जब ऐसी सिनेरियो होगी कि अगर वो कस्टमर अपना केस विन करता है तो मैं भी अपना केस विन करूँगा। मैं कंपनी से कंपनसेशन लेके कस्टमर को कंपनसेशन दूंगा, तो मेरी जो कंटिजेंसी की जो लॉस है वो कम हो जाएगी।
तो यहाँ पे पोटेंशियल लॉस 5.4 पैरा में लिखा है, पोटेंशियल लॉस टू एन एंटरप्राइज में बी रिड्यूस और अवॉइडेड बिकॉज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इज मैच्ड बाय अ रिलेटेड काउंटर क्लेम or claim against the third party. In such cases, the amount of the provision is determined after taking into the account the probable recovery under the claim. Clear है ना? रिकवरी जो है उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसका प्रोविजन बनाया जाएगा। ठीक है, 5.6 में देखिए क्या लिखा है हमने, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज आर नॉट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल और अनस्पेसिफाइड बिजनेस रिस्क since they do not relate to condition or situation existed at balance sheet date. Now, अब आया पैरा 6, अमाउंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंटिजेंट गेन्स। कंटिजेंट गेन्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो तो आप भी समझते हैं, प्रूडेंस कंसेप्ट है, लॉस का प्रोविजन कर लो, गेन का प्रोविजन नहीं करना। क्लियर। अब आता है पैरा 7। पैरा 7 कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट्स एट विच कंटिजेंसीज आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, ये पूरा सब्जेक्टिव है, ये हर केसेस में अलग अलग इंफॉर्मेशन के बेस्ड पर रहता है। चलिए पढ़ते हैं 7.1 पैरा। द अमाउंट एट विच अ कंटिजेंसी इज स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट is based on the information which is available at the balance sheet date on which the financial statement are approved. ठीक है, event occurring after balance sheet date that indicate the assets may have been impaired or that a liability may have existed at the balance sheet dates are therefore taken into in identifying contingency and in determining the amount at which such contingencies are included. Para 7.2 पढ़ेंगे। In some cases, each contingency can be separately identified and the special circumstances of each situation considered in determination of the amount of the contingencies. Para 7.3 पढ़ेंगे। If the uncertainty which created a contingency in respect of an individual transaction are common to a large number of similar transactions, then the amount of the contingency need not be individually determined. अगर सिमिलर ट्रांजैक्शन हमारे कई हो रखे हैं तो इंडिविजुअली डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है, बट मे बी बेस्ड ऑन द ग्रुप ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन। एन एग्जाम्पल ऑफ सच कंटिजेंसी मे बी एस्टिमेशन ऑफ अनकलेक्टेबल पोर्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, चलिए पैरा 8 जो है ये हमारा इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का है। पैरा 8 हमारा है इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब पैरा 8 को जरा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें एक ही पैरा है, उसी के पार्ट दिए हुए, जरा ध्यान से पढ़ते हैं। Event which occur between the balance sheet date and the date on which the financial statement are approved may indicate the need of adjustment to assets or liabilities and on balance sheet date or may require disclosure। दोनों तरीके की हैं, एक है जिसमें हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको एडजस्टमेंट बुक्स में डालना है और एक में सिर्फ डिस्क्लोजर डालना है। 8.2, अब ये दोनों इवेंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा। Adjustment to assets and liabilities are required for event occurring after balance sheet date that provide, ये इंफॉर्मेशन पढ़ने वाली है, that provide additional information materially affecting the determination of the amount relating to condition existed at the balance sheet date। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसी कंडीशन जो बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती थी, उन सिनेरियो में हमें अपनी बैलेंस शीट को एडजस्टमेंट कर देना चाहिए उस इवेंट का। फॉर एग्जांपल, एन एडजस्टमेंट मे बी मेड फॉर अ लॉस ऑन द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट विच इज कन्फर्म्ड बाय द इंसॉल्वेंसी। अब वो कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके पैसे आने नहीं है, कन्फर्म्ड हो गया, तो उसके बैड डेट्स की एंट्री बुक्स में
आप प्रोवाइड कर दें। दूसरा, एडजस्टमेंट टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट अप्रोप्रिएट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर लिखा है रिक्वायर्ड और यहाँ पे लिखा है आर नॉट अप्रोप्रिएट। For events occurring after balance sheet date, if such event do not relate पे अंडरलाइन कर लें, do not relate to condition existed at the balance sheet date। ठीक है, उस डेट पर, बैलेंस शीट डेट पर कोई ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। 8.4 पढ़ते हैं। Event occurring after balance sheet date which do not affect the figures stated in the financial statement would normally require disclosure। जिसमें हमें कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स को अफेक्ट नहीं कर रही हैं, उनका हम डिस्क्लोजर दे देंगे। 8.5 पैरा देखें। देयर आर इवेंट ऑल्दो दे टेक प्लेस आफ्टर बैलेंस शीट डेट आर समटाइम रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट और बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल नेचर। सच आइटम इंक्लूड द अमाउंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी आफ्टर द बैलेंस शीट डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड कवर्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो प्रपोज डिविडेंड अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, आप उसे बुक्स में दिखाएंगे, जबकि पहले वो उस डेट पर कोई ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी ना। पैरा 8.6, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है। Event occurring after balance sheet date may indicate that the enterprise ceases to be a going concern, a deterioration in operating result or financial position, or unusual changes affecting the existence or substratum of the enterprises after balance sheet date. That is, destruction of major production plant by fire after balance sheet date, or earthquake, or complete loss of the factory, may indicate a need to consider whether it is proper to use the fundamental accounting assumption of going concern in the preparation of the financial statement। इसका मैं एग्जांपल समझाता हूँ कि सपोज कर लीजिए बैलेंस शीट डेट पर आपने बैलेंस शीट बना दी और बैलेंस शीट डेट से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के बीच में अर्थक्वेक आ गया और आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग सब खत्म। अब आप क्या करोगे? अगले फाइनेंशियल ईयर में आपकी बैलेंस बुक्स प्लांट चलेगा? नहीं चलेगा। तो आप जब एज अ गोइंग कंसर्न आपकी रहेगी नहीं, तो गोइंग कंसर्न की जो फंडामेंटल एजम्पशंस हैं वो आपकी वायलेट हो रही हैं। तो आप क्या करेंगे? फिर उसका पूरे का पूरा लॉस पिछली बैलेंस शीट में उसका इम्पैक्ट दिखा देंगे। क्लियर है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, इसलिए मैंने बताया था। ये डिस्क्लोजर्स हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारे मेन प्रिंसिपल्स हैं जो दोबारा से आते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, ये समराइज करके देते हैं। कंटिजेंसीज में द अमाउंट ऑफ कंटिजेंस लॉस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर बाय अ चार्ज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इफ, मतलब प्रोविजन बनाना, इफ इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इवेंट विल कंफर्म that after taking into the any unrelated probable recovery and assets has been impaired or liability has been incurred, a reasonable estimate of the amount of resulting loss can be made। अगर रीजनेबल एस्टीमेट नहीं मेड हो रहा तो प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ कंटिजेंट लॉस शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ आइदर ऑफ द कंडीशन इज नॉट मेट। ओके, कंटिजेंट गेट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तीन पैरा आपके कंटिजेंसी के है। पैरा नंबर 13, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड बी एडजस्टेड फॉर इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट दैट प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस टू असिस्ट द एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट रिलेटिंग टू कंडीशन, अंडरलाइन ये करिए, रिलेटिंग टू कंडीशन एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट। अगर बैलेंस शीट डेट पर वो कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं तो आप उन्हें एडजस्टमेंट करिए। और दैट इंडिकेट द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न इज नॉट अप्रोप्रिएट। नंबर 14, पैरा नंबर 14, डिविडेंड स्टेटेड टू बी in respect of period covered by the financial statement which are proposed or declared by the company after balance sheet date but before approval should be adjusted definitely. Disclosure should be made for the
in the report of approving authority of those events occurring after balance sheet date that represent material changes and commitment affecting the financial position. Disclosures में क्या क्या देना है? If disclosure of contingency is required, the following information should be provided. Nature of contingency, the uncertainty which may affect in the future outcome, and estimates of the financial impact, or a statement that such an estimate cannot be made. अगर एस्टीमेट हो सकता है तो वो लिखें, और नहीं हो सकता तो एक लाइन लिखें कि ऐसा एस्टीमेट हम नहीं कैलकुलेट कर सकते. इफ डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट इन द रिपोर्ट ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड बी इट प्रोवाइडेड. नंबर 1, द नेचर ऑफ द इवेंट, the estimate of the financial statement or a statement that such a estimate cannot be made. मतलब क्या है कि अगर आप अमाउंट निकाल सकते हैं तो वो अमाउंट बताइए, और अगर नहीं निकाल सकते हैं तो ये लिखिए कि ऐसा नहीं निकाला जा सकता है. ठीक है. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये एएस क्लियर हुआ है. हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे और क्लियर होगा. चलिए. पढ़ते हैं. इन्होंने लिखा है, इन एक्स लिमिटेड थेफ्ट ऑफ कैश ऑफ ₹5 लाख बाई कैशियर इन जनवरी 2013 was detected only in May 2013. Okay. The account of the company were not yet approved. ठीक है. By the board of directors. Whether the theft of cash has to be adjusted in the accounts of the company for the year ended 2013. Okay? Decide. अब फ्रेंड्स आप ये बताइए, यहां पर वर्ड है डिटेक्टेड. चोरी कब हुई है? चोरी हुई है जनवरी 2013 में, और पता चला है मई 2013 में. तो पता बाद में चला है, लेकिन उस बैलेंस शीट डेट पर 31 मार्च को ये कंडीशन एग्जिस्ट करती थी. तो आंसर इज यस. और अगर आंसर यस है तो फिर इसका एडजस्टमेंट हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करना चाहिए. क्लियर है ना? हमने बड़ा सिंपल सा बताया इवेंट में, क्या वो कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी? इफ़ यस देन एडजस्ट कर दीजिए, इफ़ नॉट देन डिस्क्लोजर कर दीजिए. चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. एज पर पैरा, कंटिजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट ऑन द इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट मे रिक्वायर एडजस्टमेंट टू द. ठीक है ना? तो इसको थोड़ा मैं इस पैरा से पढ़ता हूँ. एज पैरा 13 देखिए, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड बी एडजस्टेड फॉर इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट दैट प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस टू असेस द एस्टिमेशन रिलेटिंग टू कंडीशन एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट, और दैट इंडिकेट दैट द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन इज नॉट अप्रोप्रिएट. तो फ्रेंड्स, इसमें इस केस में पैरा 13 में इस केस में इन्होंने बताया है कि जनवरी 2013 में आपकी लॉस हुई है, पता बाद में चला है, यानी कि 31 मार्च को वो इंसिडेंस एग्जिस्ट करती थी. क्लियर है ना? तो इसलिए इस 5 लाख रुपीज़ का लॉस आप मार्च 13 की बैलेंस शीट में एडजस्ट करें. ओके. सेकंड लिखा, इफ अ फ्रॉड ऑफ accounting period is detected after the balance sheet date but before it is necessary to recognize the loss of 5 lakh and adjust the accounts of company for the year ending 31st March 2013. सो फ्रेंड, इस तरीके की इवेंट्स होती हैं. हम इसकी और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे. ठीक है, करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.